अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे हास्य मोहब्बत के नावल की एपिसोड नंबर 20। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, निकाह की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। निकाह के बाद सब हॉल में बैठे थे तो जाफ़र साहब ने शहीर को मुबारकबाद दी, क्योंकि सब मेहमान अपने ही थे, बाहर से कोई भी नहीं था। छोटा सा फैमिली फंक्शन था। हमज़ा तो अब जाना चाहता था, लेकिन फरहत बेगम ने रोक लिया था, इसलिए वो अब बेजार सा बैठा था और अनाया भी इधर आकर इसे लिफ्ट नहीं करवा रही थी। मैं एक बात करना चाहता था, तो अच्छा मौका है, सब बैठे हैं, जाफ़र साहब ने कहा, जबकि मूसा ने पहलू बदला, क्योंकि जानता था कि वो इसके निकाह की बात करना चाहते हैं। मूसा मेडिकल की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए लंदन जा रहा है। 2 हफ्तों के बाद इसकी फ़्लाइट है, तो मैं चाह रहा था कि अगले हफ्ते सादगी से बच्चों का निकाह कर दिया जाए। जाफ़र साहब ने कहा तो नेहा, जो सारा और अनाया से बातें कर रही थी, इसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और इसने शिकायती नज़रों से अपनी माँ और अनाया को देखा, जिसने कंधे अचकाए और एक खूनख्वार नज़र मूसा पर डाली, जो खामोशी से बैठा था। मूसा ने जब नेहा की तरफ देखा तो इसके तेवर देखकर जल्दी से नज़रें नीची कर ली। लेकिन इतनी जल्दी कैसे, सदीकी साहब ने कहा तो जाफ़र साहब ने टोक दिया, कोई जल्दी नहीं है, बस निकाह करना है सादगी से, और फिर मूसा के आने पर रुखसती करेंगे धूमधाम से। तुम क्या कहते हो हमज़ा बेटा? ठीक है अंकल, जैसा आपको मुनासिब लगे, हमज़ा ने कहा। तो सिद्दीकी साहब को भी हामी भरनी पड़ी। सानिया, जाओ बेटा, सारा को इसके कमरे में छोड़ कर आओ, आहिल के सोने का टाइम हो गया है और सारा भी थक गई है। फरहत बेगम ने आहिल को देखते हुए कहा, जो नींद में झूल रहा था नेहा की गोद में, और सारा का तो शहीर के कमरे में जाने का सोच कर ही बुरा हाल हो रहा था। सानिया और अनाया सारा को कमरे में छोड़ने के लिए गई। नेहा ने आहिल को उठाया हुआ था। शहीर के कमरे के पास आकर सारा रुक गई। आओ सारा, आगे, अनाया ने सारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, जो बिल्कुल ठंडा हो रहा था। नेहा ने आहिल को बेड पर लेटाया। सानिया और नेहा चली गई तो सारा ने अनाया को अपने पास रोक लिया। अनाया को भी एक पल के लिए ये कमरा देखकर बहुत कुछ याद आया, लेकिन इसने खुद को कंपोज कर लिया। सारा, इतना घबरा क्यों रही हो? अब यहाँ ही रहना है तुम्हें शहीर के साथ। जबकि सारा ने जवाब में सिर्फ कहा और इसके आंसू बहने लगे। अनाया ने इसे अपने साथ लगाया, जिस पर सारा हिचकियों के साथ रोने लग गई। अनाया इसकी हालत समझ रही थी, इसलिए इसे खुलकर रोने दिया और थोड़ी देर बाद सारा को अलग करके इसे पानी पिलाया। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ सारा, तुमसे मिलती जुलती सिचुएशन से मैं भी गुजर चुकी हूँ। यकीनन तुम्हें शहीर ने मेरे बारे में कुछ अच्छा तो नहीं बताया होगा, लेकिन मैं अपने किरदार की अब सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ जब अल्लाह कोई ऐसी बारिश करेगा कि जिसके शफाफ कतरों के साथ मुझ पर या मेरे किरदार पर लगा हर बदनामी का दाग धुल जाएगा। लेकिन आज भी आप इनके दिल में धड़कन बनकर धड़कती हैं, वो आज भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं आपसे, सारा ने मध्यम लहजे में कहा, जिस पर अनाया के लबों ने तंजिया मुस्कुराहट का अहाता किया। सारा, इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। लफाजी मोहब्बत का मैं क्या करूँगी जब अमली मोहब्बत ही ना हो। मुझे जब इसके भरोसे साथ और सपोर्ट की ज़रूरत थी, सबसे पहले इसने हाथ छुड़वाया मुझसे, बल्कि बदनामी का पहला पत्थर मुझ पर इसने मारा। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। तुम जानती हो, मैं ज़हनी मरीज़ा उम्र की वजह से नहीं, शहीर की वजह से बनी, क्योंकि मेरी जैसी हज़ारों लड़कियां होती हैं जिनका रेप होता है। शायद मैं ये सोचकर समझौता कर लेती। मुझे सबसे ज़्यादा मान और भरोसा शहीर पर था, लेकिन जब इसने इस होटल के रूम में अपनी बेएतबारी के तीर से घायल किया तो मुझे लगा कि मुझे मौत आ जाए ये देखने से पहले, और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। शायद कि इस हादसे ने मुझे रिश्तों की हकीकत बतानी थी। जब जब मैं शहीर की नज़रों में हकारत देखती थी, मैं मरने की कोशिश करती थी। अब अगर कभी वक्त ने मेरे हक़ में गवाही दे दी, तो भी मैं कभी शहीर को माफ़ नहीं कर सकूँगी, क्योंकि इसके रवैये से, जिस करब से मैं गुजरी हूँ और जो अजियत मैंने बर्दाश्त की है, इसका कोई मदावा नहीं, और माफ़ी तो बहुत छोटा सा अमल है।
محبت کیا ہوتی ہے یہ تو مجھے حمزہ نے بتایا، حالانکہ وہ صرف میرا دوست تھا۔ اس نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما جب سب نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ اگر دوستی ایسی ہوتی ہے تو ایسی دوستی پر لاکھوں محبتیں قربان کر دوں۔ اگر میں آج زندہ ہوں تو صرف حمزہ کی وجہ سے۔ اس نے مجھے بتایا کہ دنیا میں بہترین مرد کیسے ہوتے ہیں۔ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حمزہ کا نہیں، عمر کا ہے، لیکن وہ میرا ایسے خیال رکھتا ہے جیسے یہ اس کا بچہ ہو۔ اس نے مجھے خود کی طرف مائل کر لیا ہے، اس نے میرے دل کو قابو کر لیا ہے کہ اب اس کے سوا میں کسی دوسرے مرد کو سوچوں بھی نہ۔ اس کی محبت اور دوستی نے مجھے مالا مال کر دیا ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ نہیں جانتا کہ جب بھی کہیں ارہا کا وجود اس کے آس پاس ہوتا ہے میں کتنا انسیکیور محسوس کرتی ہوں۔ مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ حمزہ کو مجھ سے چھین نہ لے، کیونکہ ایک دفعہ تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب اگر حمزہ مجھ سے دور ہوا تو میں سچ میں جی نہیں سکوں گی۔ اس نے مجھے اس قدر خود کا عادی بنا لیا ہے، اس لیے اب تم نے شہیر کے دل پر اپنا قبضہ کرنا ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ تبھی جی سکو گی، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ جو رشتے اللہ جوڑ دیتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، عنایا نے کہا تو سارا نے اثبات میں سر ہلایا۔ چلو اب میں چلتی ہوں، حمزہ انتظار کر رہا ہوگا، تم بھی ریلیکس ہو کر آرام کرو۔ عنایا جب سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو وہ ساڑی سے الجھ رہی تھی اور حمزہ کو اپنے پسندیدہ لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جو جھنجھلاہٹ کے باوجود بھی اس نے حمزہ کے لیے پہن لیا تھا۔ شہیر نے بھی عنایا کی طرف دیکھا، واپس نظریں نہ پلٹ سکیں اور شاید وہ خود بھی نظریں ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ عنایا نیچے آئی تو حمزہ پہلے ہی کھڑا ہو گیا اور سب سے اجازت لی جانے کی۔ بیٹا آج رک جاتے گھر، صدیقی صاحب نے کہا۔ انکل میں ضرور رک جاتا، لیکن صبح میری میٹنگ ہے تو مجھے جلدی آفس جانا ہے اور کچھ آفس کا کام کرنا ہے۔ حمزہ نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ ہی رک جاتی ہیں، ثانیہ نے جان بوجھ کر کہا، جس پر حمزہ نے عنایا کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی، اور حمزہ کی آنکھوں میں صاف انکار تھا، پر زبان سے لفظ مختلف ادا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر عنایا رکنا چاہے تو رک جائے۔ حمزہ یہ بول کر باہر کی طرف بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے اس کے کانوں میں عنایا کے الفاظ گونجے، جس پر بے ساختہ وہ مسکرانے لگا۔ نہیں ثانیہ، میں آج نہیں رکوں گی، حمزہ نے صبح جلدی جانا ہے تو پھر کبھی رک جاؤں گی۔ یہ بول کر عنایا سب سے ملنے لگی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ چونکہ مہمان سب چلے گئے تھے، بس صدیقی صاحب کی فیملی تھی، تو اس لیے فرحت بیگم نے شہیر کو بھی اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ شہیر اپنے کمرے کی طرف گیا اور دروازے پر رک گیا، ایک لمبی سانس لی اور دروازہ کھول کے اندر آ گیا، لیکن اندر لائٹ آف تھی اور سائیڈ لیمپ جل رہا تھا۔ سارا سو گئی تھی، لیکن اس نے چینج نہیں کیا تھا۔ درمیان میں آہل سو رہا تھا اور سارا نے آہل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ان کی نیند خراب نہ ہو اس لیے شہیر نے لائٹ آن نہ کی اور بالکونی میں آ کر سگریٹ سلگا لی۔ بالکونی سے نیچے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ عنایا باہر آئی تو حمزہ کو لان میں کھڑے ہوئے دیکھا، جو کہ شاید اس کے انتظار میں کھڑا تھا، کیونکہ عنایا کو آنے میں وقت لگ گیا تھا۔ آہٹ پر حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عنایا کھڑی تھی۔ کیا تھا اگر آج کے دن رک جاتے تو، عنایا نے منہ پسور کر کہا، جس پر حمزہ نے عنایا کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے لگی۔ تو تم رک جاتی نا، میں نے منع تو نہیں کیا تھا نا، بس کرو، تمہارا لٹکا ہوا منہ میں نے دیکھ لیا تھا، عنایا نے کہا، اور شہیر اوپر بالکونی سے جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے لان سے ایک پھول توڑا اور عنایا کو دیا، یہ لو گفٹ، تمہارے نہ رکنے کا انعام۔ ایک پھول پر ٹرکھا رہے ہو مجھے، نہیں کہتی ہو تو ڈھیر سارا پیار بھی کرتا ہوں، حمزہ نے آنکھ ونک کر کے کہا تو عنایا نے ایک مکہ مارا اس کے سینے پہ۔ یہ ٹھرکی پن چھوڑ دیا کرو کبھی تو، اب ٹھرکی بولا ہے، اب تو ضرور سزا ملے گی۔ حمزہ نے یہ بول کر عنایا کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے اور اپنی شیو عنایا کے گالوں پر رگڑنے لگا۔
शहीर से जब ये सब बर्दाश्त न हुआ तो इसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और रुख मोड़ दिया। हमजा की गिरफ्त ढीली होने पर अनाया ने खुद को हमजा से छुड़वाया और कहका लगाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई और इस कहके की गूंज शहीर को अपने दिल पर पड़ती हुई महसूस हुई। इसने सोचा कि क्या वो कभी आगे बढ़ सकेगा। मुझसे चालाकी, रुको ज़रा अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। हमजा ये बोलकर अनाया के पीछे भागने लगा और एक ही जुस्त में इसे अपने बाजुओं में उठा लिया। अब बताओ कहाँ जाओगी? अब तो अपने बेडरूम में ही हिसाब किताब चुकता करूँगा। घर चलो ज़रा। राह फरार ना पाते हुए अनाया ने बाजू हमजा की गर्दन के गिर्द बांध लिए और इसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद लीं, क्योंकि अब यही इसकी मंजिल थी। हमजा ने इसकी दिल को कैद कर लिया था और इस कैद में इसकी अपनी मर्जी भी शामिल थी। वो दिलो जान से राज़ी थी, लेकिन शायद कि अभी आजमाइश और भी बाकी थी। शहीर अपने ख्यालों में खोया इसी जगह को देख रहा था जहां कुछ वक्त पहले अनाया और हमजा खड़े थे। सिगरेट जल जल कर जब इसकी उंगली पर लगा तो वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आया। मुझे अब सारा के बारे में सोचना चाहिए। जब अनाया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं? मुझे कोशिश करनी चाहिए। शहीर ये बोलकर कमरे में आ गया और ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के बाद अपने बेड पर आया। इसने देखा तो सारा ने चेंज नहीं किया था और ज्वेलरी भी वैसे ही थी। शहीर ने आहिल को साइड पर किया और एहतियात से सारा के दुपट्टे की पिनें निकालने लगा। पिनें निकालने के बाद वो इयररिंग उतारने लगा तो थोड़ा करीब हुआ, लेकिन सारा ने एकदम करवट लेकर इसके गिर्द अपनी बाहें लपेट लीं और शहीर के हाथ वहीं साकित हो गए। अरहम, तुम आ गए हो। प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सारा मजीद शहीर में छुपकर नींद में बड़बड़ाने लगी। शहीर की फीलिंग्स अजीब होने लगी। इतनी कुर्बत और जायज़ रिश्ता, वो भी मर्द था, और फिर ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा कोई लड़की इसके इतना करीब थी कि मुकम्मल इसमें छुपी हुई थी। और फिर आज सारा का हुस्न भी सराहने के काबिल था, लेकिन इसने दिमाग को झटका, क्योंकि अभी वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था। अभी इसका अपना दिल भी राज़ी नहीं था इस सब के लिए। वो चंद पलों के सुकून के लिए बहकना नहीं चाहता था, इसलिए इसने नरमी से सारा को खुद से अलग किया और इसके इयररिंग्स निकालने लगा। इयररिंग्स निकालने के बाद इसने सारा के नेकलेस की हुक खोली तो नेकलेस गिर गया। शहीर को अंदाज़ा हुआ कि वो नींद की काफ़ी पकी है या फिर आज थकावट की वजह से गहरी नींद में है, लेकिन इन हैवी कपड़ों में वो ठीक से सो नहीं सकती थी। इसने सारा को जगाना मुनासिब समझा। 2-3 आवाज़ें देने पर जब वो ना उठी तो शहीर ने इसका कंधा हिलाया, जिस पर इसने अपनी नींद से भरी सुर्ख डोरों वाली आंखें खोली तो शहीर को एतराफ़ करना पड़ा कि वाकई वो इसे बहका सकती है, या फिर ये मलकियत का एहसास था कि वो अब इसकी है। आंखें खोलने पर सारा को पहले तो कुछ समझ न आया, लेकिन बाद में हड़बड़ा कर उठ बैठी। शहीर भी इस सिचुएशन पर गड़बड़ा गया। सारा ने अपना दुपट्टा देखा जो बेड के नीचे पड़ा हुआ था। सारा ने आंखें फैलाकर शहीर की तरफ देखा। वो तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा दुपट्टा और ज्वेलरी उतार दी। शहीर ने सफाई दी तो सारा कुछ पुरसकून हुई। चलो तुम चेंज कर लो, ऐसे ठीक से नींद नहीं आएगी। जबकि सारा ने आहिल को अपने साथ लिटाया था। वो घबरा कर आहिल को देखने लगी। वो आहिल कहाँ है? सारा ने उंगलियां चटखा कर पूछा। वो इधर है, जाओ तुम चेंज करके आओ। शहीर इसे बोल न सका कि बगैर दुपट्टे के वो शहीर के होशो हवास छीन रही है। सारा को भी एहसास हुआ तो फ़ौरन बेड से उतरकर छपाक से ड्रेसिंग रूम में घुस गई। थोड़ी देर के बाद वो ऑफ वाइट के कलर के ड्रेस में कंफ्यूज से बाहर आई। शहीर ने इसे माथे पर बल डालकर बगौर देखा। तुम्हारे पास वाइट के अलावा कोई और कलर नहीं? जज जी है ना, तो वो क्यों नहीं पहनती? शहीर ने सख्ती से पूछा। वो इसे क्या बताती कि अरहम को ब्राइट कलर पसंद थे। जब से वो इसकी ज़िंदगी से गया तो इसने ब्राइट कलर पहनने ही छोड़ दिए थे। जब वो चुप रही तो शहीर को बोलना पड़ा। आज के बाद थोड़े ब्राइट कलर पहना करो, शादीशुदा हो अब तुम। शहीर ने जानबूझकर इसे जताया तो इसने अस्बात में सर हिलाया। आ जाओ, अब के वहाँ ही खड़ी रहना है। शहीर ने एक साइड पर आहिल को डटाया था और दरमियान में जगह खाली थी। सारा ने घबरा कर शहीर को देखा।
कहाँ लेटूं? सारा ने मरमरी आवाज़ में कहा। जहाँ जगह नज़र आ रही है वहाँ लेटो। कहाँ नहीं जाऊँगा मैं तुम्हें। सारा मुर्दा कदमों से बेड के करीब आ गई और झिझकते हुए बिल्कुल आहिल के साथ होकर शहीर की तरफ पुश करके लेट गई। बेसाख्ता शहीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने सारा की कमर के गिर्द बाजू लपेटे तो सारा की सांस सीने में अटक गई और इसने बाजू हटाने की कोशिश की तो शहीर ने इसके कान में सरगोशी की। आराम से लेटो और दोनों को इस रिश्ते को समझने का मौका दो, वरना कभी भी अपने अपने मदार से नहीं निकल सकेंगे। तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी भी कुछ नहीं करूँगा, बेफिक्र रहो तुम। सारा ने आंखें मूंद ली लेकिन सो नहीं सकी। शहीर को भी अपने दोस्त से हुई मुलाकात की बात याद आई। इसने सोच लिया था कि एक दफ़ा इसे यूएस खुद जाना चाहिए और उमर से मिलना चाहिए। इसके दोस्त ने क्यों कहा था कि वो दुबई नहीं गया बल्कि पाकिस्तान था। शहीर जितना सोचता था उतना ही उलझता जा रहा था। दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम कब नींद की वादियों में चले गए पता न चला। हमज़ा और अनाया घर आए तो हमज़ा चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में घुस गया। अनाया भी अपना नाइट ड्रेस लेकर वॉशरूम में जाने लगी, लेकिन तब तक हमज़ा ने बाहर आकर अनाया को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कहाँ मैडम, अभी तो मैंने गौर से देखा भी नहीं और तुम हो के चेंज करने चली। अच्छा, तो तब से मुझे जो घूर घूर कर देख रहे थे वो क्या था? हाँ नहीं, वहाँ ठीक से देख नहीं सका, अब देखूंगा ना तसल्ली से। हमज़ा, मुझे सख्त नींद आई है, मैंने सोना है, इसलिए छोड़ो मुझे ताकि मैं चेंज कर सकूं। नहीं मैडम, अब तो नहीं छोड़ना। हमज़ा इसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया और बेड पर लेटकर अनाया को भी साथ लेटा लिया और कहने के ज़रिए ऊंचा होकर अनाया को दिखने लगा। जब मॉम साड़ी पहनती थी मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं सोचता था कि मैं अपनी बीवी को भी ज़्यादा सारी साड़ियाँ लेकर दूंगा ताकि वो रोज़ मेरी पसंद पर पहने, लेकिन मेरी बीवी तो माशाल्लाह लड़कियों वाले कपड़े ऐसी साड़ियाँ पहना करो। और हमज़ा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। और बताओ, अनाया ने पूछा, और हॉट हॉट नाइटी पहना करो। जबकि हमज़ा की बात पर अनाया चीखने लगी। हमज़ा, ठरकी इंसान, ऐसे वाहियात ख्याल आते कहाँ से हैं तुम्हारे जहन में? बहुत बेहोता सोच है तुम्हारी, शर्म नहीं आती तुम्हें? जबकि हमज़ा ने कहका लगाया। हमज़ा ने अनाया का चेहरा देखा जो सुर्ख हो रहा था। बहुत ही जालिम बीवी मिली है मुझे जो शोहर पर तशद्दुद करती है। जहन्नुम में जाओ कि लड़की, सुधर जाओ। वैसे क्या ख्याल है? मेरी डिमांड बुरी भी नहीं है, कुछ सोचना इस बारे में। हमज़ा ने फिर से कहका लगाते हुए कहा और अनाया को बाहों में भेज लिया। ठरकी इंसान, तुम्हारी डिमांड्स भी तुम्हारी तरह ठरकी हैं। अनाया के खुद को छुड़वाते हुए कहा। वैसे क्या कहती हो, ठरकियों वाला काम न किया जाए ताकि फिर खुलकर मुझे ठरकी कह सको। ये कहकर हमज़ा ने अनाया के गर्दन पर अपने लब रखे और फिर अपना लम्स इसके चेहरे पर छोड़ने लगा, जबकि अनाया ने ज़बरदस्ती इसे पीछे किया और ड्रेसिंग रूम में भाग गई। जबकि हमज़ा ने तकिए को दबोच लिया। क्या है यार, ये लड़की सारी ज़िंदगी मुझे यूं ही तरसाती रहेगी। इशाल और अरसलान ऑफिस आए थे। अरसलान ने इशाल का सबसे तारुफ करवाया। गाइस, ये हैं इस कंपनी की असल मालिक और आप सबकी बॉस मिस इशाल सिकंदर। अब से ये ऑफिस आया करेंगी। उम्मीद है कि तुम लोग इनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करोगे जैसे मेरी करते हो। सब ने सर को खम दिया। ये बोलकर अरसलान इशाल को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इसे ये भी याद न रहा कि इशाल को फोबिया है, वो लिफ्ट में नहीं जा सकती। इशाल ने भी बताने की कोशिश की लेकिन अरसलान की तेवर देकर इसकी हिम्मत नहीं हुई। अभी लिफ्ट चले 1 सेकंड ही हुआ था कि इशाल को घबराहट होना शुरू हो गई। वो दीवार के साथ लगकर तेज़ तेज़ सांस लेने लग गई। इसे लग रहा था जैसे इसका दम घुट रहा हो। कुछ ही सेकंड में इसकी हालत ख़राब हो गई, होंठ नीले हो गए। लिफ्ट रुकने पर जब अरसलान ने इशाल की तरफ देखा तो इसकी हालत देखकर इसे याद आया कि इशाल को फोबिया है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और इशाल को अपने साथ लगाया। वो अभी भी तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। अरसलान इसे एहतियात से ऑफिस में लेकर आया, इसे चेयर पर बिठाया और इसकी पुश्त को रगड़ने लगा। बचपन में एक मरतबा वो लिफ्ट में थी कि कोई इशू हो गया और लिफ्ट रुक गई, जिससे वो इसका दम घुटने लगा और तब से आज तक इसे फोबिया था।
जब वो कुछ रिलैक्स हुई तो इसे पानी पिलाया। इशाल ने आंखें मूंद कर सर चेयर से टिका लिया। जब पता था कि तुम लिफ्ट में नहीं आ सकती तो बता नहीं सकती थी, अरसलान ने गुस्से से कहा। लेकिन इशाल ने आंखें ना खोली। वो तो इस बात पे मसरूर हो रही थी कि अरसलान इसकी इतनी फिक्र कर रहा है। अब बोलो के मुंह में चने डाल लिए हैं। वो मुझे याद नहीं रहा, इशाल ने नरमी से कहा। तुम्हें याद क्या रहता है? सिर्फ याद है तो अपनी माँ की ख्वाहिश। अरसलान ने तंज किया तो इशाल ने नजरें चुराई। अजीब दुनिया के भी रिवाज हैं, जिंदा लोगों का कोई एहसास नहीं, इसे मारने पर तुले हैं और जो मर गया इसकी ख्वाहिशों को सर आंखों पर रखते हैं। अब समझाया, जिंदों से ज़्यादा मुर्दों की कदर है हमारे माशरे में। अरसलान के लहजा तलखी से भरपूर था। इशाल ने शिकवा के नज़रों से अरसलान को देखा। खैर छोड़ो बातें, काम पे ध्यान दो, अच्छे से समझो तो समझ आ जाएगी। वैसे भी तुम MBA की स्टूडेंट हो, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अब अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दो। बहुत आराम कर लिया तुमने पाकिस्तान आके। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है मैंने। अब बस जाना शुरू कर दो ताकि अपने बाप की बिजनेस को संभाल सको। तुम्हारे होने वाले शोहर से तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान आकर भी आवारागर्दी कर रहा है, कोई काम काज नहीं करता नज़र आता। अरसलान लैपटॉप लेकर 2 सीटर सोफ़े की तरफ बढ़ गया ताकि इशाल को साथ बैठकर समझा सके। इशाल भी छोटे छोटे कदम लेकर अरसलान के साथ बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो दोनों मुकम्मल काम की तरफ मतवज्जो हो गए। अरसलान और शहीर बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए इस कंपनी के साथ ही दूसरी कंपनी इनकी थी। इशाल की कंपनी में भी इनकी कंपनी के शेयर थे। अरसलान ज़्यादातर इशाल वाले ऑफिस में होता था और शहीर अपनी कंपनी का भी ज़्यादातर काम वो इधर ही कर लेता था। लेकिन दिन में 1-2 चक्कर वो अपने ऑफिस के भी गिर्द लगा लेता था। वो अपने मामू की कंपनी को ईमानदारी से लेकर चल रहा था, क्योंकि जानता था कि इशाल अभी सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन इसने एक दिन इशाल की अमानत वापस करनी थी, सब कुछ इसके हैंड ओवर करना था। इसलिए पाकिस्तान में बिजनेस सेट करने पर इसने अपने मामू की कंपनी अलहदा से बनवाई थी। अब इसे लग रहा था कि इशाल को सब कुछ संभाल लेना चाहिए, इसलिए वो इसे काम सिखा रहा था। साहिर मुकम्मल सेहतयाब होकर घर वापस आ गया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कुछ एहतियात बताई थी, इसलिए सब इसका ख्याल रख रहे थे। इरहा भी यूनी नहीं जा रही थी और फरहान साहब साहिर को ऑफिस भी नहीं जाने दे रहे थे। समीना बेगम तो वैसे ही इतना डर गई थी कि वो रात भी साहिर के पास रुकती थी। वो आज भी साहिर के साथ थी। साहिर का सर इनकी गोद में था। मॉम, अब मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो और अब आप आराम करें अपने कमरे में। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा ज़ख्म मुंतमिल नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मॉम, आप डैड से फिर बात करें रिश्ते की। मैंने सानिया से वादा किया है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ जितना जल्द हो सके सानिया से निकाह कर लूँ। रुखसती बेशक जब मर्जी हो, बस एक दफ़ा हमें मजबूत रिश्ता बन जाए और इसका नाम मेरे नाम से जुड़ जाए, फिर मुझे सुकून आएगा। बहुत आजमाइशें देख ली हैं मॉम, अब और नहीं। और मैं सानिया को जानता हूँ, वो कभी अपने मुंह से इकरार नहीं करेगी, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप डैड को बोलें जल्द से जल्द रिश्ता लेकर जाएं सानिया के घर। बल्कि आप ऐसा करें, आज ही बात करें, साहिर ने बेताबी से कहा। ठीक है बेटा, मैं करूंगी बात तुम्हारे डैड से, लेकिन साहिर क्या सद्दीकी साहब मान जाएंगे? तुम खुद सोचो बेटा, हमने उनका साथ उस वक्त छोड़ा जब इन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत थी। 2 हमदर्दी के बोल भी इनके जलते दिल में ठंडी फवार जैसे थे, लेकिन तुम्हारे डैड और बहन ने इन्हें मज़ीद तोड़ कर रख दिया। जो लोग अनाया के किरदार पर उंगली उठा रहे थे, क्या वो सानिया की मंगनी टूटने पर बातें ना बना रहे होंगे या सानिया के किरदार को भी मशकूक ना समझ रहे होंगे? मेरी जान, मेरा मकसद तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ कि हालात कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मेंटली तौर पर ख़ुद को तैयार रखो। बाकी मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह मेरे बेटे की खुशियाँ इसे दे दे। इसके लिए मुझे सद्दीकी साहब के पाँव भी पड़ना पड़ा तो मैं पड़ जाऊँगी। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि सानिया ही मेरी बहू बने। वो हर लिहाज से मेरे बेटे के लायक है। बेज़रा सी खामोशी मुझे अच्छी लगती है। खैर, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये बोलकर सानिया बेगम ने साहिर का माथा चूमा और कमरे से चली गई, जबकि साहिर के लिए नई सोचों के दरवाज़ कर गई। इसकी एक आजमाइश ख़त्म होनी थी तो दूसरी शुरू हो जानी थी।
साहिर ने दुख से आंखें मूंद लीं। सानिया बेगम अपने कमरे में आई तो फरहान साहब बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बुक रीड कर रहे थे। शुक्र है जो आपको अपने बेटे से फुर्सत मिली और ख्याल आया कि आपका एक अदद शोहर भी है। फरहान साहब ने समीना बेगम को देखकर शिकवा किया तो वो हौले से हंस दी और फिर हिचकिचाते हुए बात शुरू की। साहिर चाहता है कि हम सानिया का रिश्ता लेकर जाएं। वो चाहता है जल्द से जल्द निकाह हो जाए, रुखसती जब मर्जी हो जाए। समीना बेगम ये बोलकर चुप कर गई। फरहान साहब कुछ देर खामोश रहे। मैं साहिर का रिश्ता तो ले जाऊं, लेकिन मुझे अब सदीकी साहब से नज़रें मिलाते हुए शर्म आती है। मैं किस मुंह से इनके पास दोबारा जाऊं, जबकि अपनी अकड़ में ये रिश्ता मैं ख़त्म करके आया था। ये नहीं है कि सब गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई हैं। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। शायद कि जब इनकी बेटी की बेगुनाही साबित हो जाए तब मुकम्मल तौर पर मेरा दिल मुतमईन हो जाए। लेकिन सदीकी साहब ने साहिर को गोली लगने पर जो हमें सहारा दिया, इसने मुझे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल दिया। बेशक मैं इनकी बेटी पर यकीन ना करता, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से इन्हें तसल्ली तो दे सकता था जैसे उन्होंने मुझे दी। बस मैं जब ये सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं कभी शर्मिंदगी से इनसे नज़रें नहीं मिला सकूँगा। लेकिन खैर, ये मेरे बेटे की ख्वाहिश, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि सदीकी साहब दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर दें। बाकी अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ। कल सुबह जाएंगे सदीकी साहब की तरफ, देखते हैं क्या होता है। ये बोलकर फरहान साहब लेट गए और समीना बेगम ने दिल से दुआ की कि अब सब बेहतर हो जाए ताकि अपने बेटे की आंखों में सच्ची खुशी देख सकें। फजर की अजान हुई तो सारा की आंख खुल गई। शहीर उल्टा लेटा था और एक हाथ सारा के गिर्द रखा हुआ था और सारा ने तो सारी रात ही करवट नहीं बदली थी। अब इसे लग रहा था जैसे इसकी एक साइड अकड़ गई हो। इसने आहिल को देखा तो वो टांगें फैलाकर सो रहा था। सारा ने एहतियात से शहीर को बाजू हटाया कि कहीं इसकी आंख ना खुल जाए, लेकिन शहीर उठ गया था और दोबारा बाजू सारा के ऊपर रख दिया। आज कितने अरसे बाद वो पुरसकून नींद सोया था। सारा ने फिर से बाजू पीछे किया तो शहीर ने मंदी आंखें खोलकर सारा को मुखातिब किया। कहाँ? वो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। सारा ने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है जाओ, लेकिन नमाज़ पढ़ के वापस आओ। इतनी जल्दी उठकर क्या करना है? सारा ने अपना दुपट्टा देखा जो शहीर के नीचे था। शहीर इसे बगैर दुपट्टे के देख ना ले, इसलिए वो दुपट्टे लिए बगैर ही उठकर वॉशरूम में बंद हो गई और दूसरा दुपट्टा लेकर नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ने के बाद इसने हमेशा की तरह सबसे पहले अरहम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की तो साथ ही बेशुमार आंसू इसकी आंखों से निकल आए और फिर इसने अपने नए रिश्ते पर साबित कदम रहने की दुआ की, अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ की। शहीर जो किन आँखों से इसे ही देख रहा था, इतनी लंबी दुआ पर बोल उठा। ये तुम्हारी दुआएं पहले भी लंबी होती हैं कि आज कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं? सारा ने शहीर की तरफ देखा और जाए नमाज तय करने लगी। आप भी नमाज़ पढ़ लें, सारा ने हल्की आवाज़ में कहा। ठीक है यार, मेरा कोई सूट निकाल दो, मैं फ़्रेश हो जाऊं पहले। शहीर ये बोलकर बेड से उठा तो सारा ने एक वाइट कलर का सूट वॉशरूम में रख दिया। शहीर वॉशरूम में घुस गया और फ्रेश होकर नमाज पढ़ने लगा। इस दौरान आहिल बेकस मसाने लगा तो सारा को पता लग गया कि इसे भूख लगी है, इसलिए वह जल्दी से दूध बनाने के लिए किचन में गई और फिडर लाकर आहिल के मुँह में दिया तो दूध पीते पीते ही वो फिर से सो गया। शहीर ने नमाज़ पढ़ ली थी और अब इसका इरादा फिर से सोने का था, क्योंकि वो जानता था फरहत बेगम इसे आज ऑफिस तो जाने नहीं देंगी। शहीर ड्रेसिंग टेबल के पास गया और एक सुर्ख रंग की खूबसूरत सी डिबिया निकाली। इसमें से इसने जब डब्बी से अनाया के लिए पेंडेंट खरीदा था तो साथ सारा के लिए भी एक बारीक सी चेन ली थी जिसमें एक छोटा सा ब्लैक डायमंड था। बहुत नफीस सी चेन थी। शहीर बेड पर सारा के पास बैठ गया। सारा शहीर की मौजूदगी में बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए सिमट कर बैठ गई। शहीर ने वो डबिया सारा की तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारा शादी का तोहफा है, क्या मैं पहना दूँ? सारा ने गिफ्ट देखा तो इसे भी पसंद आया। इसने हौले से असबात में सर हिलाया तो शहीर इसके बाहर आगे की तरफ करके चैन पहनाने लगा, लेकिन इसके गले में पहले भी एक चेन थी जिसमें हार्ट शेप का लॉकेट था। शहीर ने पहले दिन से ये चेन सारा के गले में देखी थी। क्या मैं ये उतार दूँ? लेकिन सारा ने जल्दी से इनकार किया तो शहीर ने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और इस चेन के साथ ही अपनी चेन पहना दी।
सारा ने जब बाल पीछे किए तो इससे खूबसूरत बालों की खुशबू को शहीर ने धीरे से सूंघकर महसूस किया और पीछे हट गया। अलमारी में एक ड्रेस पड़ा है, सुबह उठकर वो पहनना, अब मैं सोना चाहता हूँ। ये बोलकर शहीर ने सारा को भी साथ लिटा लिया और इसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बनाकर इसके बालों में चेहरा छुपाकर आंखें मूंद ली, जबकि सारा इस अचानक अफदाद पर संभल भी न सकी और इसका दिल इसे अपने कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में शहीर की भारी सांसों की आवाज़ से लगा कि वो सो गया है, तो सारा ने इसके एहसास से निकलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी, इसलिए तक हार कर कोशिश तर्क कर दी। अनाया सुबह उठी तो हमज़ा को भी उठा लिया, क्योंकि आज इसने जल्दी जाना था। अनाया जल्दी से नमाज़ पढ़कर हमज़ा का नाश्ता बनाने चली गई और नाश्ता बनाकर कमरे में ही ले आई, क्योंकि अंकल आंटी अभी अपने कमरे में थे। इतनी देर में हमज़ा भी फ्रेश हो गया था और नाश्ता करने लगा, लेकिन साथ अनाया को भी सख्ती से नाश्ता करने का कहा। इसका 8वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने सख्त एहतियात का बताया था, छोटी सी गलती भी भारी नुकसान का सबब बन सकती थी, इसलिए हमज़ा अब मज़ीद इसकी तरफ से फ़िक्रमंद हो गया था और ख्याल भी रख रहा था। हमज़ा, वो मैं सोच रही थी कि जैसे नेहा का निकाह है तो घर में बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, तो ऐसा करो मुझे छोड़ाओ घर कुछ दिनों के लिए, अनाया ने कहा। तो हमज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। किसी सूरत भी मत सोचना कि मैं तुम्हें इस हाल में अपनी आंखों से दूर करूँगा। ऑफिस जाना मजबूरी ना होता तो मैं वहाँ भी ना जाता, बल्कि ऐसा करो तो मेरे साथ ऑफिस चलो। पागल ना बनो हमज़ा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इस हाल में मुँह उठाकर तुम्हारे साथ ऑफिस चल दूँ, इसलिए तुम जाओ और मेरे मॉम डैड भी मेरा ख्याल अच्छे से रख सकते हैं, अनाया ने गुस्से से कहा। इस मामले में तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी अनाया, तुम नहीं जाओगी कहीं भी। हमज़ा का दिल पता नहीं क्यों आजकल अनाया के मामले में बहुत घबराता रहता था, इसलिए वो किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अनाया मुँह पसोर कर उठ गई तो हमज़ा ने इसे बाजों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो सीधा हमज़ा के सीने पर गिरी। हमज़ा ने इसके बाल अपने मुंह पर बखेर लिए और इनकी खुशबू महसूस करने लगा। जानम, अगर मैं मना कर रहा हूँ तो इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं, इस तरह मुँह बनाकर मुझे भेजोगी। आज बहुत अहम मीटिंग है, अगर ऐसे करोगी तो फिर मेरा काम पर ध्यान नहीं रहेगा। मैं रोज़ तुम्हें ले जाया करूँगा अंकल की तरफ, लेकिन रहने की इजाज़त नहीं दे सकता, ठीक है? फिर रात को जल्दी आना, फिर चलेंगे मॉम डैड की तरफ। चलो डन हो गया, अब हटो पीछे। ऐसे अदाएं दिखाकर मुझे देर करवा दी, जबकि अनाया का मुंह खुला का खुला रह गया हमज़ा की इल्ज़ाम पर। ठरकी, मौके तुम खुद ढूंढते हो और कहते मुझे हो। हमज़ा हंसकर अनाया को पीछे करके उठा और इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ता हुआ बाहर की तरफ चला गया और अनाया इसकी कामयाबी की दुआएं करने लगी। शहीर सुबह उठा तो इसने अपने पहलू में देखा सारा कहीं नहीं थी और आहिल उठकर टुकर टुकर शहीर को देख रहा था। शायद वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था और अपने साथ लेटे शहीर को देखकर हैरान था। शहीर को बेसाख्ता इस पर प्यार आया तो इसने आहिल को उठाकर अपने सीने पर लटाया और अपनी बियर्ड इसके गालों पर रगड़ने लगा, जिससे आहिल खिलखिलाकर हंस दिया। अब शहीर इसे बेड पर लटाकर गुदगुदी करने लगा, जिससे इसकी खिलखिलाहटें अरूज पर थी। शहीर ने प्यार से इसकी दोनों गाल चूम डाले थे। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो सारा गिले बालों समेत बाहर निकली और शहीर को जागता देख सटपटाकर दोबारा वॉशरूम में चली गई और अच्छे से खुद को दुपट्टे से कवर करके बाहर निकली। शहीर ने बागौर इसे देखा। वो शहीर के लाए हुए ड्रेस को ज़ेबतन किए हुए थी। ग्रे और रेड कम्बिनेशन का ये ड्रेस सारा पर बेहद जच रहा था, खासकर रेड दुपट्टा बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब वो ड्रेसिंग टेबल पर आई और झिझकते हुए अपने सर से दुपट्टा उतार कर अपने बाल सुलझाने लगी। शहीर ने इतने दिनों में कल रात पहली दफ़ा इसके बाल देखे थे। इसके बाल बहुत लंबे और घने थे, जो कि रात को खुले हुए कमाल लग रहे थे। शहीर पहली दफ़ा किसी लड़की के इतने लंबे बाल देख रहा था। वजह ये कि जहाँ वो रहा था सारी ज़िंदगी, वहाँ वैसे ही लड़कियाँ छोटे बालों को तरजीह देती हैं और अनाया के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे, बस ना ज़्यादा लंबे थे और ना ही छोटे। लेकिन सारा के बाल तो कमर से नीचे तक थे और गहरे ब्लैक थे। सारा ने बाल गीले होने की वजह से आधे बालों को कैचर लगाया और आधे बाल खुले ही छोड़ दिए और अच्छी तरह सर पर दुपट्टा लेकर बेड के पास आई तो शहीर बेसाख्ता बोल उठा, हल्का हल्का मेकअप ही कर लो, मॉम को अच्छा लगेगा देखकर। जहाँ से तुमने ये ड्रेस लिया है वहाँ साथ ही मेकअप की तमाम प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं था, बस जो समझ में आता गया वो लेता गया। सारा खामोशी से अलमारी की तरफ बढ़ गई और वहाँ से सारी चीज़ें निकाल कर ड्रेसिंग पर सेट करने लगी।
سارا کو ہنسی بھی آ رہی تھی کیونکہ شہیر نے بہت سی وہ چیزیں بھی لے لی تھی جو استعمال میں نہیں تھی۔ ریڈ لپسٹک لگا لینا تمہارے ڈریس کے ساتھ میچ کرے گی، شہیر نے کہا تو ریڈ لپسٹک پر سارا کو اپنے دل میں ویرانی سی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ دل نے سرگوشی کی، ارحم اور آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن سارا نے ایک بھی آنسو باہر نہ آنے دیا بلکہ سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کیا لیکن لپسٹک ریڈ کی بجائے لائٹ پنک کلر کی لگا لی۔ جب وہ ساری تیاری کر کے بیڈ پر اہل کو اٹھانے آئی تو شہیر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، تھوڑی سی تیاری نے اسے سنوار دیا تھا، میک اپ نے اس کے تیکھے نقش مزید ابھار دیے تھے۔ سارا جب اہل کو اٹھا کر نیچے جانے لگی تو شہیر نے اسے روکا۔ میرے کپڑے نکال دو، میں فریش ہو جاؤں، پھر اکٹھے نیچے جاتے ہیں اور اہل کا سارا سامان آج اس کمرے میں سیٹ کر لو۔ ہو سکتا ہے میں بزنس کے سلسلے میں 1-2 دن تک نیو یارک جاؤں۔ شہیر نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک دفعہ عمر کے روبرو ہو کر ضرور بات کرے گا۔ اس کے دل میں بات بیٹھ گئی تھی جو بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ شہیر اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ سارا نے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے اور خود اہل کو چینج کروانے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب تک سارا اہل کو کپڑے چینج کروا کر آئی، شہیر بھی تیار تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ سارا صوفے پر بیٹھ گئی تو تھوڑی دیر بعد شہیر آیا۔ چلیں؟ شہیر نے پوچھا تو سارا نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ گئی۔ شہیر نے سارا کے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک کندھے پر ڈال دیا۔ ایسے ہی رہنے دو، میں تمہارا محرم ہوں اور گھر میں کوئی مرد بھی نہیں۔ شہیر یہ کہہ نہ سکا کہ اسے سارا کے لمبے سیاہ بال بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ شہیر اہل کو اٹھا کر آگے بڑھ گیا تو سارا بھی پیچھے چل دی۔ سارا اور شہیر جب ایک ساتھ نیچے آئے تو فرحت بیگم کا چہرہ ان دونوں کو دیکھ کر کھل گیا اور پھر سارا پر نظر پڑتے انہیں لگا کہ ان میں سب ٹھیک ہے اور یہی ظاہر کروانے کو تو شہیر نے اتنی تیاری کروائی تھی سارا کی۔ ثانیہ اور نیہا بھی رات ادھر ہی رکی تھی، وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اف سارا بھابی، آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نیہا نے کھلے دل سے تعریف کی تو سارا جھنپ گئی۔ نیہا نے آگے بڑھ کر اہل کو شہیر سے لینا چاہا تو وہ مزید شہیر کے ساتھ چپک گیا۔ نیہا منہ بسور کر رہ گئی، جس پر سب مسکرانے لگے۔ ثانیہ نے اہل کو پکڑا تو فوراً سے وہ ثانیہ کے پاس چلا گیا، جس پر نیہا نے ہلکی سی چپت لگائی اہل کو۔ کیوں موٹے، میرے اوپر کیا کانٹے اگے ہوئے ہیں جو تو میرے پاس نہیں آتا؟ اہل مزید سہم کر ثانیہ کے ساتھ چپک گیا۔ نیہا نے آگے بڑھ کر زبردستی اہل کے دونوں گال چوم ڈالے، جس پر سب نے نفی میں سر ہلایا اور اہل کا باجا سٹارٹ ہو گیا، جسے ثانیہ نے چپ کروایا۔ موٹی باز آ جا، تو بچوں کو تنگ کرنے سے تم سے تو محلے والے بچے بھی تنگ ہیں، دیکھ کر سہم جاتے ہیں، ثانیہ نے نیہا کو کہا، لیکن اس نے ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دیے۔ پھوپھو، آپ بنا ایک اور بیٹا پیدا کر لیتی، میں اس سے شادی کر لیتی، پھر ہمیشہ میں آپ کے پاس رہتی، نیہا نے فرحت بیگم کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جس پر فرحت بیگم ہنس دی۔ بیٹا، جہاں اللہ نے لکھ دیا وہیں شادی ہوتی ہے، اور تمہاری قسمت میں تو اتنا پیارا بچہ ہے، شریف سا۔ اف پلیز پھوپھو، آپ سے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس روندو کی وکالت کریں گی، نیہا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ شہیر کو اپنے گھر یہ رونق بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ سب نے اسی طرح باتوں میں ناشتہ کیا۔ نیہا اور ثانیہ بھی گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سارا کا دل تھا کہ ثانیہ اور نیہا اور رہتی، لیکن نیہا نے وعدہ کیا کہ وہ روز ایک چکر لگایا کرے گی۔ ثانیہ کا دل نہیں تھا، وہ آج یونیورسٹی جائے، اس لیے اس نے آج چھٹی کر لی، اس لیے آج وہ کچن میں اپنی پسند کا کھانا بنا رہی تھی سب کے لیے۔ آسیہ بیگم نے اپنی بچیاں لاڈلی تو بہت رکھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ انہیں گھرداری بھی سکھائی تھی، اور اس لیے ثانیہ اور عنایا بہت اچھا کھانا بنا لیتی تھی۔ نیہا البتہ ابھی سیکھ رہی تھی۔ اتوار والے دن آسیہ بیگم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ نیہا کھانے میں کچھ بنایا کرے گی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ عورت جتنا مرضی پڑھ لکھ لے، لیکن اگر اسے گھرداری نہیں آتی تو عورت ادھوری ہے، اس لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس چیز میں تجربہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور صدیقی صاحب بھی کھانا ملازموں کے ہاتھ پکوانے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے دوسرے کام بے شک ملازم کریں، لیکن کھانا گھر کی عورتیں بنائیں۔ ایک ملازمہ کچن میں موجود ہوتی تھی، لیکن وہ دوسرے کاموں کے لیے ہوتی تھی، یا پھر چائے وغیرہ اکثر وہ بنا دیتی تھی۔ ثانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ ملازم نے اطلاع دی کہ مہمان آئے ہیں۔ ثانیہ نے پوچھنے پر بتایا کہ ساحر کے والدین اور بہن آئی ہیں۔ ثانیہ کا دل دھڑک اٹھا کہ وہ کیوں آئے ہیں، اور ساحر کی بات بھی یاد آئی تو اس کی دھڑکن
معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگی۔ اس نے ملازم کو کہا کہ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں اور موم ڈیڈ کو اطلاع کر دیں، کیونکہ اتفاق سے آج صدیقی صاحب بھی گھر پر تھے۔ ملازم نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور صدیقی صاحب کو اطلاع کی تو وہ ایک لمحے کے لیے وہ بھی حیران ہوئے، لیکن پھر حیرانگی پس پوچھ ڈال کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ سب سے اچھی طرح ملے اور ارحا کے سر پر بھی پیار دیا۔ تب تک ملازمہ لوازمات سے بھری ٹرالی لے آئی تو آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر سب کو چائے وغیرہ سرو کی، ساتھ کباب اور بسکٹ بھی تھے۔ تھوڑی دیر فرحان صاحب شش و پنج میں مبتلا رہے کہ آخر کیسے بات کریں، لیکن بات تو کرنی ہی تھی۔ صدیقی صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس منہ سے آپ سے بات کروں، شرمندگی سے مجھ سے تو سر بھی نہیں اٹھایا جا رہا، لیکن میں بات کیے بغیر جانا بھی نہیں چاہتا۔ میں آپ کی بیٹی کا پھر سے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگنے آیا ہوں، لیکن آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ ایک لمحے کے لیے صدیقی صاحب کو شدید غصہ آیا کہ ان کی بیٹی کوئی کھلونا ہے جو وہ جب چاہے رشتہ توڑ دیں اور جب چاہے لینے آ جائیں، لیکن وہ ان کے گھر مہمان تھے اس لیے چپ رہے۔ دیکھیے فرحان صاحب، میری بیٹی کے لیے پہلے بھی 2 رشتے آئے ہوئے ہیں اور دونوں ہی مناسب ہیں، اس لیے ہم ان پر آج کل غور کر رہے ہیں، اس لیے معذرت آپ سے۔ جبکہ باہر کھڑی ثانیہ کا بھی یہ بات سن کر دل دھڑکنا بھول گیا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدیقی صاحب، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ پلیز میرے کیے کی سزا میرے بیٹے کو مت دیجیے۔ میں جانتا ہوں آپ باپ ہیں، آپ کو یہ سب برداشت نہیں، لیکن میں بھی باپ ہوں، بہت مجبور ہوں۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، شاید تب میں فرعون بن گیا تھا، لیکن اس میں میرے بیٹے کی کوئی غلطی نہیں، وہ بالکل بے قصور ہے۔ بلکہ اس کے بعد میں نے کبھی اپنے بیٹے کو دل سے مسکراتے نہیں دیکھا۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں فرحان صاحب، لیکن میں بھی مجبور ہوں، صدیقی صاحب نے کہا تو ارحا نے اب بولنا ضروری سمجھا۔ پلیز انکل، مجھے معاف کر دیں، آپ کہیں گے تو میں عنایا سے بھی معافی مانگ لوں گی، لیکن پلیز میرے بھائی کو سزا مت دیں۔ بے شک آپ کی بیٹی کے لیے بہت اچھے رشتے آئے ہوں گے، لیکن میرے بھائی سے زیادہ شاید کوئی آپ کی بیٹی کو محبت نہ دے سکے، وہ مر جائے گا اگر ثانیہ کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ انکل پلیز، میں اپنا بھائی نہیں کھونا چاہتی، پلیز مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھے اور ہماری بات مان لیں، ہماری طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی ثانیہ کو۔ میرے بھائی نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن پہلی دفعہ اس نے کچھ مانگا ہے۔ پلیز ہمیں نا امید مت کریں، ہم سب کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے۔ ارحا کے ایسا کہنے پر صدیقی صاحب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے فرحان صاحب، فی الحال میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن سوچ کر آپ کو جواب دوں گا۔ ابھی کھانا تیار ہے، آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا۔ جس پر فرحان صاحب نے انکار کیا اور کہا کہ اب جب دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ فرحان صاحب اور سمینہ بیگم باہر آئے تو ثانیہ کچن سے نکل رہی تھی، انہیں دیکھ کر رک گئی۔ فرحان صاحب نے ثانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر کی طرف چل دیے۔ سمینہ بیگم نے بھی ثانیہ کو گلے لگایا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد صدیقی صاحب اپنے کمرے میں آ گئے اور کچھ سوچنے لگے۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ ہاں کریں، کیونکہ فرحان صاحب نے خود پر سے ان کا اعتماد ختم کر دیا تھا، لیکن جب وہ ساحر کا سوچتے تو دل مطمئن ہو جاتا۔ وہ اتنا بھی جانتے تھے کہ اس رشتے میں ان کی بیٹی کی بھی پسندیدگی شامل ہے۔ آخر تک ہار کر انہوں نے حمزہ اور شہیر سے بات کرنے کا سوچا، کیونکہ آسیہ بیگم تو اپنی رضامندی دے چکی تھی اس رشتے پر۔ انہیں ساحر ہر لحاظ سے ثانیہ کے لیے بہترین لگتا تھا۔ ثانیہ بھی اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ صدیقی صاحب کیا فیصلہ کریں گے، لیکن اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو اس کے والدین کا فیصلہ ہوگا اسے منظور ہوگا، لیکن یہ سوچتے وقت اس کا دل ڈوب جاتا تھا جب ساحر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ اگر فرحان صاحب رشتہ نہ توڑتے تو آج سب کچھ ٹھیک ہوتا، لیکن قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ اسے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ حمزہ کے آفس جانے کے بعد عنایا کا کہیں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سے بیزار ہو رہی تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ سائڈ ٹیبل پر حمزہ کی ایک تصویر پڑی ہوئی تھی جسے عنایا نے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کیا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر کہ ایک پل بھی تمہارے بنا گزارنا میرا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا ارحا کو تمہاری زندگی میں شامل کروں گی، لیکن اب اگر کبھی اسے تمہارے آس پاس بھی دیکھ لیتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کیسے اتنا بڑا فیصلہ
فیصلہ کر سکوں گی۔ عنایا نے آنکھوں میں نمی لیے ہوئے سوچا، تم ایک جادوگر ہو جو کسی کو بھی اپنے سحر میں گرفتار کر سکتے ہو۔ یہ بول کر عنایا نے حمزہ کی تصویر پر اپنے لب رکھے اور فریم کو پھر سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد عنایا اٹھی تو بلا وجہ ہی الماری کھول لی۔ ایک طرف حمزہ کے کپڑے تھے اور ایک طرف عنایا کے اپنے کپڑوں کے ساتھ حمزہ کے کپڑے دیکھ کر دل میں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے حمزہ کی ایک شرٹ پکڑی اور اس کے ناک کے قریب کر کے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی اور پھر اس کی شرٹ پر لب رکھ دیے۔ ابھی وہ کھڑی تھی کہ نہید بیگم دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ عنایا نے سٹپٹا کر جلدی سے شرٹ الماری میں پھینک دی اور الماری بند کر دی، لیکن نہید بیگم اس کی حرکت دیکھ چکی تھی اور اب شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس سے وہ خفت زدہ ہو گئی۔ اوہ ہو، یہاں میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں اس کے کپڑوں سے پیار ہو رہا ہے، جس سے عنایا سرخ ہو گئی اور آگے بڑھ کر نہید بیگم کے گلے لگ گئی۔ آنٹی تنگ نہ کریں، نہید بیگم نے کہکا لگایا اور پیار سے اس کا سر تھپتھپایا۔ تو پگلی، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تمہارا شوہر ہے، وہ اس سے محبت کرنے سے تو ثواب ملے گا۔ اللہ تم دونوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میری تو شروع سے خواہش تھی کہ تمہیں بہو بناؤ، لیکن پھر چپ کر گئی، اور جب یہ رشتہ جڑا تھا تو میں ڈرتی تھی تم دونوں کیسے ایڈجسٹ کر سکو گے، پر اب جب اپنے بیٹے کی آنکھوں کی چمک دیکھتی ہوں جو تمہاری موجودگی میں ہوتی ہے تو میں دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی ہوں۔ لو، میں جو بات بتانے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ حمزہ جس ٹینڈر کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا وہ اسے مل گیا ہے، اس نے فون کر کے بتایا ہے۔ عنایا کی یہ بات سن کر خوشی سے آنکھیں چمک گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ نے کتنی محنت کی ہے۔ اتنے میں نہید بیگم کے موبائل پر حمزہ کا فون آ گیا تو نہید بیگم نے پھر سے مینی خیزی سے عنایا کو دیکھا جو جھینپ گئی۔ نہید بیگم نے کال پک کی۔ کیا حال ہے موم؟ عنایا کا فون کیوں بند ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، پھر تمہاری بیوی بلائی پھر رہی ہے، شاید اس کا دل نہیں لگ رہا تھا تمہارے بغیر۔ نہید بیگم نے آنکھوں میں شرارت لیے عنایا کو دیکھا۔ اور اس کا فون کیوں بند ہے خود ہی پوچھ لو اس سے، انہوں نے عنایا کا فون دیتے ہوئے کہا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی، اور عنایا کا دل بے ساختہ دھڑکنے لگا۔ عنایا نے ہیلو کہا تو حمزہ کی گمبھیر آواز گونجی، سچ میں مجھے مس کر رہی تھی؟ جبکہ عنایا سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے، اس لیے چپ رہی، اور حمزہ تک اس کی سانسوں کی آواز جا رہی تھی۔ اگر کہو تو آ جاؤں گھر، مخمور آواز میں پوچھا گیا، جس سے عنایا کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور دھڑکنوں نے اپنی لے بدلی۔ مبارک ہو، تمہیں ٹینڈر مل گیا، عنایا نے بات بدلتے ہوئے کہا، جس پر حمزہ کا دلکش کہکا گونجا۔ بات بدل رہی ہو؟ اگر آ جاؤں جلدی تو بدلے میں کیا دو گی؟ حمزہ پلیز، عنایا نے کہا۔ عنایا، حمزہ نے پھر سے گمبھیر آواز میں اسے مخاطب کیا تو عنایا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ عنایا نے جواب میں کہا تو حمزہ نے ایک لمبی سانس لی۔ انتظار بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جانم، حمزہ نے چیئر سے سر ٹکاتے ہوئے کہا، اب ایک ایک دن گن کر گزار رہا ہوں، میرے صبر کا صلہ دو گنا اپنی محبت کی صورت میں۔ کیا تمہارا دل بھی اتنا ہی بے چین ہے جتنا کہ میرا؟ جبکہ اب عنایا مزید نہیں سن سکتی تھی اور فون بند کر دیا اور بیڈ پر لیٹ کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اس کا تقاضا کیا وہ پورا کر سکے کہ سوچ کر اس کے گال تپنے لگے۔ تھوڑی دیر میں حمزہ کی طرف سے میسج موصول ہوا، بلیک والی ساڑی پہن کے آج میرا دل خوش کر دینا، ابھی میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا اور تھوڑی دیر میں گھر آ رہا ہوں۔ حمزہ کا میسج پڑھ کر عنایا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حمزہ، تم بہتر نہیں بہترین ہو، عنایا نے دل میں سوچا۔ ارسلان اور ارسلان تھکے ہارے آفس سے آئے تو آگے حارث اور اس کی فیملی بیٹھی تھی۔ ارسلان نے تو ان کو دیکھ کر اپنے جبڑے بھینچ لیے، پتہ نہیں کیوں ارسلان کو ان لوگوں میں کوئی جھول نظر آ رہا تھا، پر چھپا ہوا کیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرنے والا تھا۔ اشال کی ممانی اٹھی اور جلدی اشال کو ساتھ لپٹا لیا۔ کیا حال ہے میری بچی؟ سنا ہے تم نے آفس جوائن کر لیا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آج نہیں تو کل سکندر کا بزنس تم نے ہی تو سنبھالنا تھا۔ جبکہ ارسلان نے گہری نظروں سے اس کی ممانی کی طرف دیکھا۔ اشال بھی رسماً مسکرا دی اور آگے بڑھ کر اپنے ماموں سے پیار لیا اور اپنی کزن سے ملی جس کی نظریں ارسلان پر تھیں۔ حارث نے بھی گہری نظروں سے اشال کو دیکھا، بے حد خوبصورت تھی۔ حارث کو لگا کچھ دن تو انجوائے کیا ہی جا سکتا ہے اس بلبل کے ساتھ، سودا برا تو نہیں ہے۔ ارسلان کا دل کر رہا تھا کہ جن نظروں سے وہ اشال کو دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں نوچ لے، پتہ نہیں کیوں اسے حارث کی نظروں میں احترام نظر نہ آیا اور وہ کمرے میں جانے کی بجائے اشال کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔
बेटा हारिस ने भी बिजनेस की पढ़ाई की हुई है, कोई भी मुश्किल लगे तो हारिस से भी मदद ले सकती हो, बल्कि कल से हारिस ऑफिस ही जाया करेगा, इस तरह तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी लोगे। इशाल की मम्मा ने फ़ौरन कहा, जिस पर अरसलान ने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। नहीं आंटी, अरसलान बहुत अच्छा समझा रहे हैं, मदद की कोई ज़रूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं ज़रूरत, कल को तुम दोनों ने ये बिज़नेस संभालना है तो अभी से मिल बांट लो काम। जबकि इशाल खुद पर हारिस की बेबाक नज़रें देख रही थी, इसलिए बहाने से उठ गई। आंटी मैं बहुत थक गई हूँ, अब आराम करना चाहूँगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ तुम और हारिस, कल ऑफिस टाइम से पहुँच जाएगा। जबकि इशाल ने कुछ भी ना कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरसलान भी थोड़ी देर एक्सक्यूज़ करके चला गया। पीछे शाइस्ता बेगम इनकी आवभगत में लग गई, क्योंकि अब इनसे रिश्ता और बन गया था और इशाल इनकी बेटी ही तो थी, इसलिए वो इसके ससुराल वालों की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। इशाल की कज़न तानिया ने अपनी माँ के कान में सरगोशी की, मॉम मुझे अरसलान चाहिए, इतना हैंडसम और अमीर है, अगर मुझे मिल जाए तो मेरी तो ज़िंदगी ही बन जाए। फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई चक्कर चलाकर तुम्हारा ठिकाना भी यहाँ बना के जाऊँगी, तुमसे पहले का सोचा हुआ है मैंने, और तुम भी अरसलान को काबू करने की कोशिश करो। इशाल कमरे में आकर आंसू बहाने लगी, लेकिन क्या कर सकती थी, ये इसका अपना फैसला था जिस पर इसको साबित कदम रहना था। और पता नहीं क्यों इशाल को हारिस से झिझक नहीं बल्कि डर लगता था। वो जैसे इसे दिखता था, इसलिए वो जितना सोच रही थी सार दर्द से उतना ही फट रहा था, इसलिए बिना कुछ खाए पिए सोने की कोशिश करने लगी। इसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और लाइट बंद करके लेट गई। दूसरी तरफ अरसलान अपने कमरे में आकर कड़ रहा था सोच सोच कर। अब देखना था किस्मत का क्या साथ देती है इन दोनों का। अनाया ने अलमारी से ब्लैक साड़ी निकाली जो उस दिन से वैसे ही पैक पड़ी हुई थी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अपनी ठरकी के लिए, ये सोचकर अनाया ने अपने लब दांतों में दबाए और साड़ी लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। आंटी ने इस दिन इसे साड़ी पहनना तो सिखा ही दी थी, अब वो खुद पहन सकती थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई और अपने बाल सुलझाने लगी। साड़ी से मैच हल्की सी ज्वेलरी भी पहन ली और होंठों पर लिप ग्लॉस भी लगा लिया। अब समझ नहीं आ रही थी हमजा का सामना कैसे करेगी, लेकिन वो क्यों इसकी हर बात मानने लगी थी। इसकी पसंद नापसंद इसके लिए अहमियत इख्तियार करती जा रही थी। जब ये सवाल वो अपने दिल से पूछती तो जो जवाब मिलता इसे मानने से वो अभी इनकारी थी। वो इन्हीं सोचों में गुम बेड पर बैठी थी कि हमजा की गाड़ी की आवाज़ आई। वो जल्दी से खिड़की पर आई तो थोड़ी देर में इसने हमजा को गाड़ी से निकलते देखा, जो लाइट ग्रे पैंट कोट और साथ वाइट कलर की शर्ट पहने हुए था। आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस इसकी वजाहत में इजाफा कर रहे थे। वो किसी लड़की का भी दिल धड़का सकता था और इस वक्त वो अनाया के दिल धड़काने का सबब बना था। अनाया ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। क्या वो पहले भी इतना खूबसूरत था या अब लगने लग गया था? दिल ने जवाब दिया कि वो पहले भी खूबसूरत ही था, बस अब अनाया की नज़र बदल गई थी। हमजा को जब खुद पर नज़रों की तपश महसूस हुई तो इसने ऊपर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अनाया इसके देखने से पहले ही खिड़की से हट गई। वो इस पर अपनी बेताबी जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिल का क्या करती जो इसके काबू से बाहर होता जा रहा था, जिसकी ख्वाहिशात अजीब होने लगी थी। एक मीठा सा एहसास जो हमजा को देखते इसकी रगो जान में तोड़ जाता था, आंखों को सुकून मिल जाता था। क्या मेरी तैयारी देखकर वो मेरी बेचैनी नहीं समझ सकेगा? उफ अनाया कंट्रोल करो, क्या होता जा रहा है तुम्हें? ये वही हमजा है जिसके साथ घंटों वक्त गुजारती थी तुम, और अब इसका सामना करने से भी घबराती हो। तकरीबन 15 मिनट तक हमजा कमरे में नहीं आया था, शायद वो अपनी मॉम के पास रुक गया था, और ये 15 मिनट अनाया के यही सोचते गुजरे थे कि कैसे वो सामना करेगी हमजा का। ये कैसी फीलिंग्स थी कि जिसमें झिझक भी थी, शर्म भी थी और शायद मोहब्बत भी, जो महबूब के सामने ना होने पर बेचैन कर देती थी और सामने आने से भी घबराती थी। क्या कोई अल्फाज इस एहसास की तर्जुमानी कर सकते थे? शायद नहीं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अनाया की धड़कनों की रफ्तार तेज़ कर दी। हमजा दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो सामने ही अनाया को बेड पर ब्लैक साड़ी में देखकर अपनी जगह साकित हो गया। इसे यकीन नहीं था कि वाकई अनाया इसकी ख्वाहिश पूरी कर देगी। जबकि अनाया अपने नाखूनों के साथ खेलती रही और नज़र उठाकर भी हमजा को न देख सकी। होश तो तब आया जब बिल्कुल पास से हमजा की आवाज़ आई, ज़हे नसीब, मुझे यकीन नहीं था कि घर आने पर सच में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा।
मुझे चारों शाने चत करने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है किसी ने। हमजा ने अनाया को अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। हमजा ने अनाया की पेशानी से लबों को छुआ और चेंज करने चला गया, जबकि अनाया के आसपास अपना जादू बखेर गया। कितनी देर तक इसे अपनी पेशानी हमजा के लम्स से धुकती हुई महसूस हुई। अनाया वहीं पीछे होकर बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। वो बेबस होती जा रही थी। हमजा चेंज करके बाहर आया तो इसने ब्लैक कलर की पैंट के साथ ब्लैक ही लाइनों वाली पोलो की टी शर्ट पहनी थी, जिससे इसके फूले मसल्स नुमाया हो रहे थे। अब वो बाल बना रहा था और अनाया सोच रही थी कि शर्ट ज़्यादा प्यारी है या फिर वो शर्ट इस पर ज़्यादा जच रही है या वो हर ड्रेस में ही शानदार लगता है। थोड़ी देर बाद ही इसने महसूस किया कि हमजा बेड पर बैठा है। अनाया ने सांस ही रोक ली। हमजा अनाया के दोनों तरफ हाथ रखकर फासले से थोड़ा इस पर झुका, लेकिन अनाया ने आंखें ना खोली बल्कि मज़ीद सख्ती से बंद कर ली। हमजा ने इसके इयर रिंग्स को छेड़ा जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वैसे मिसिस आजकल मेरी हर बात मान रही हो, क्या मैं थोड़ा सा खुश फहम हो जाऊं कि बहुत जल्द मोहब्बत का इजहार सुनने को मिलेगा। अब हमजा की उंगलियां इसके नाजुक से नेकलेस पर हरकत कर रही थी। अनाया ने आंखें खोलकर हमजा की आंखों में देखा। क्या मोहब्बत में इजहार ज़रूरी होता है? अनाया के पूछने पर हमजा ने असबात में सर हिलाया। हाँ शायद, और अनाया का हाथ पकड़कर इसकी हथेली पर लब रखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत इजहार की मोहताज कहाँ होती है, ये तो इंसान अपने हर अमल से ज़ाहिर कर देता है। दुनिया में शायद कोई अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो मोहब्बत के जज्बे की तर्जुमानी कर सकें। यह तो एहसास होता है जिसे बस महसूस किया जाता है। अनाया के कहने पर हमजा ने मुतासिर होने के अंदाज में सर हिलाया। लेकिन कभी कभी महबूब के मुँह से इजहार सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, अगर नहीं यकीन तो आजमा लो। ये बोलकर हमजा अनाया के मज़ीद करीब हुआ और इसके कान में सरगोशी की। आई लव यू, बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ मैं तुमसे। और सच में अनाया को इस इजहार पर अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। धड़कनें गुस्ताख हो गईं और इसे हमजा की बात सच लगी कि जब मनपसंद इंसान के मुंह से इजहार सुनने को मिलता है तो कैसा अनोखा एहसास पैदा होता है। हमजा बोलकर पीछे नहीं हटा था बल्कि इसके बालों की खुशबू को महसूस करने लगा। वो कुर्बत के हिसार में जकड़ रहा था। अनाया ने कपकपाते हाथों से इसे पीछे हटाया तो हमजा करवट बदल कर अनाया के साथ लेट गया। अब तुम्हारी बारी, हमजा ने कहा तो अनाया ने इसकी तरफ करवट लेते अपने बाजू हमजा की गर्दन में बांधे। मिस्टर ठर्की, इतनी जल्दी भी क्या है इजहार सुनने की? अभी और भी बहुत से मौके आएंगे जब मैं समझूंगी कि इजहार ज़रूरी है तो कर दूंगी। फ़िलहाल गुजारा करो, अनाया ने आंखों में शरारत लिए कहा। हमजा ने अपने गिर्द बंधे हाथों को ज़ोर से खींचा कि अनाया हमजा के सीने से लग गई। तो फिर कब इजहार करोगी? ये ना हो इजहार की तमन्ना लिए मैं दुनिया से ही चला जाऊँ। बकवास ना क्या करो हमजा, अनाया ने हमजा को खुफकी से देखते हुए कहा और रुख मोड़ना चाहा, लेकिन हमजा ने इसे कमर से पकड़कर मज़ीद जकड़ लिया। अब मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बकवास ना सुनूं, अनाया ने वार्न करते हुए कहा तो हमजा ने हाथ खड़े किए और मुस्कुराने लगा। हमजा, अनाया के मुखातिब करने पर हमजा अनाया की तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर डिलीवरी के दौरान मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम इस बच्चे से ऐसे ही मोहब्बत करोगे? ये क्या बकवास है अनाया, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं और मेरा अल्लाह मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। बहुत जल्द हम माँ बाप बन जाएंगे और मेरी बेटी और इसकी माँ सही सलामत मेरे साथ रहेगी। ज़रूरी तो नहीं कि बेटी हो, बेटा भी हो सकता है और मैं चाहती हूँ कि बेटा ही हो, अनाया ने हल्की आवाज़ में कहा। क्यों बेटा ही हो? हमजा ने चौंक कर पूछा तो अनाया खामोश हो गई। लड़कियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, एक बदनामी का छींटा भी इसे दागदार कर सकता है और ज़रूरी नहीं कि हर अनाया की ज़िंदगी में इसे समेटने के लिए हमजा ही हो। आखिर में अनाया की आवाज़ रुंध गई। अनाया मेरी जान, क्यों नेगेटिव सोचती रहती हो? हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा कर आया है, हर किसी का नसीब एक सा नहीं होता। इंशाल्लाह हमारी बेटी के मुकद्दर भी बहुत बुलंद होंगे। मैं इसे एक मजबूत लड़की बनाऊंगा, तुम देखना हमें फ़ख्र होगा कि वो हमारी बेटी है और मुझे बेटी की ही ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ बेटी ही हो। हमजा ने अनाया के आंसू साफ किए और इसकी आंखों को चूम लिया। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचा करो, बस अल्लाह पर यकीन रखो।
حمزہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں، جیسے ابھی کچھ اور بھی ہونے والا ہے۔ شاید میں زیادہ سوچتی ہوں اس لیے، پر پتہ نہیں کیوں دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، بس کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ مت سوچو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی آزمائش آئی بھی تو مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، صدیقی انکل کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھے بلایا تھا، کوئی بات کرنا تھی۔ چلو اٹھو، انکل کی طرف چلتے ہیں، تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ اوکے، مجھے چینج کرنے دو۔ نہیں، ایسے بہت اچھی لگ رہی ہو، ایسے ہی چلو، جلدی کرو۔ شہیر ناشتے کے بعد سے غائب تھا اور سارا بھی کچھ کمفرٹیبل تھی اس کی غیر موجودگی میں۔ وہ آفس تو نہیں گیا تھا، لیکن ضروری کام کا بول کر باہر چلا گیا تھا۔ اہل بھی خوش تھا اور خوشی خوشی اپنے کھلونوں کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا جو شہیر اس کے لیے دبئی سے لے کر آیا تھا۔ سارا اپنے بیٹے کے لیے بہت خوش تھی۔ فرحت بیگم تو بہت پیار کرتی تھی اس سے، اور شہیر کے رویے سے بھی کچھ بھی سوتیلا پن ظاہر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ بھی آہل سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ہو بہو ارحم کی کاپی تھا، سارا جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے نقش سب ارحم جیسے تھے۔ ارحم اس کے لیے اپنی نشانی چھوڑ گیا تھا تاکہ وہ کبھی بھی ارحم کے خیال سے غافل نہ ہو سکے۔ جب اہل ارحم کے گھر سے آیا تھا بالکل کمزور تھا، کیونکہ اس کی سوتیلی ساس اسے اہل کو دودھ نہیں دینے دیتی تھی۔ حالانکہ ارحم کروڑوں کی زمین کا مالک تھا، لیکن وہ کمزور عورت تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور اب 3-4 مہینوں میں اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پہلے والا اہل ہے، بلکہ وہ اچھا خاصا صحت مند ہو چکا تھا، پچ کے گال پھول چکے تھے۔ شہیر باقاعدہ چائلڈ اسپیشلسٹ سے اس کا ڈائٹ چارٹ بنواتا تھا۔ دل میں بے اختیار ہی شہیر کے لیے احترام بڑھنے لگا اور دل اس کا احسان مند ہو گیا۔ اگر وہ اس دن شہیر کی گاڑی سے نہ ٹکراتی تو پتہ نہیں کہاں خوار ہو رہی ہوتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی شہیر کو مایوس نہیں کرے گی۔ ارحم کا خیال دل سے ختم تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن کوشش کر کے وہ ارحم کو سوچنا تو کم کر سکتی تھی۔ باقی کچھ یادیں تو زندگی بھر کا ساتھ رہتی ہیں۔ اب وہ شہیر کے نکاح میں تھی، جس طرح وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس نے سوچا تھا وہ بھی ایسے ہی اس کا خیال رکھے گی۔ اور عنایا کی بات بھی ٹھیک تھی، اب اسے شہیر کے دل میں جگہ بنانی تھی، ایک محبوبہ کی حیثیت سے نہیں تو بیوی کی حیثیت سے ہی صحیح، یا پھر اچھے دوست کی حیثیت سے۔ اگر وہ اسی طرح خاموش رہی تو شاید یہ رشتہ کبھی آگے نہ بڑھ سکے گا، اور اس نے اپنی مرضی سے یہ رشتہ جوڑا تھا، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی اس کے ساتھ، اور اب اسے نبھانا بھی اس کی ذمہ داری تھی، جسے وہ مکمل طریقے سے نبھانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ شہیر کی آواز آئی، جو گھر آنے پر سلام کر رہا تھا۔ سارا نے اس کا جواب دیا تو وہ کمرے میں چلا گیا، اور ساتھ سارا کو بھی کہا کہ وہ کمرے میں آئے، اس لیے سارا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ سارا، جلدی سے میری پیکنگ کروا دو، میری رات کو US کی فلائٹ ہے، ایک بہت ضروری کام ہے، وہاں تھوڑے دنوں میں واپسی ہو جائے گی۔ سارا شہیر سے پوچھ کر اس کی پیکنگ کرنے لگی، جبکہ شہیر ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ میں بزی رہا۔ وہ مسلسل عمر سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنے عرصے میں صرف 3 سے 4 دفعہ عمر سے رابطہ ہو سکا تھا۔ عمر کا رویہ شہیر کی سمجھ سے باہر تھا، جبکہ ارسلان نے تو اسے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب عمر سے رابطہ نہیں ہوا تو شہیر نے سوچا وہ عمر کو US جا کر ہی سرپرائز دے گا۔ شام ہو گئی تھی اور اس کی رات 10 بجے کی فلائٹ تھی، اس لیے وہ جلدی تیاری کرنے لگا۔ فرحت بیگم کو جب پتہ لگا کہ وہ US جا رہا ہے، وہ بہت ناراض ہوئی کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور ریسیپشن بھی نہیں ہوا اور وہ US جا رہا ہے، جس پر شہیر نے انہیں سمجھایا کہ بہت ضروری کام ہے، اور پھر نیہا کے نکاح سے پہلے اسے واپس آنا ہے، اس لیے جلدی جا رہا ہے، اور نیہا کے نکاح کے بعد پھر وہ اپنا ریسیپشن کا سوچ رہا ہے، جس پر فرحت بیگم زیادہ نہیں تو کچھ حد تک مطمئن ہو گئیں۔ شہیر نے گھر سے جلدی جانا تھا، اس لیے وہ 8 بجے تیار تھا۔ سارا نے اس کے تیار ہونے میں مدد کی۔ جب وہ جانے لگا تو پہلے سارا کے پاس رکا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں سارا، میرے لیے دعا کرنا کہ کچھ بھی ایسا نہ ہو کہ میں ٹوٹ جاؤں۔ کام کیا ہے وہ تمہیں آ کر بتاؤں گا، اور میں آ کر ہی اپنا رشتہ آگے بڑھاؤں گا۔ تم تب تک خود کو تیار کر لو، اگلی دفعہ تم دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس دفعہ میرے اکیلے کا جانا ضروری ہے۔ اور آگے بڑھ کر سارا کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے، اپنا موم کا اور اہل کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ نیچے آ کر اس نے اہل کو پیار کیا اور فرحت بیگم سے پیار لے کر باہر نکل گیا۔ اب حساب کا وقت آ گیا تھا اور بہت جلد شہیر کا چین سکون برباد ہونے والا تھا۔ وقت نے اپنا الٹا چکر چلا دیا تھا اور شہیر کی آنکھیں کھلنے والی تھی۔ کسی بے گناہ پر تہمت لگانا کیسا ہے، یہ شہیر کو پتہ لگنے والا تھا، اور کسی پر اندھا اعتماد کی سزا کیا ہوتی ہے۔ بہت جلد شہیر اس سزا
हमजा की लपेट में आने वाला था। अनाया और हमजा घर आए तो सब इन्हें देखकर बहुत खुश हुए। आसिया बेगम तो जब अनाया को खुश देखती थी दिल ही दिल में हमजा को झोलियां भर भर दुआएं देती थी, जिसने इनकी बेटी का दामन खुशियों से भर दिया था। अनाया हमजा के साथ कितना खुश थी इसकी आंखें ही बता देती थी। अब भी हमजा अनाया को तंग कर रहा था नेहा के साथ मिलकर, जबकि आसिया बेगम और सिद्दीकी साहब थोड़ा दूर बैठे नम आंखों से इन्हें देख रहे थे और इनकी खुशियों के हमेशा कायम रहने की दुआ करने लगे। सिद्दीकी साहब ने हमजा और अनाया को अपने कमरे में बुला लिया तो दोनों इनके कमरे में चले गए। नेहा और सानिया बाहर ही बैठी थी, जबकि नेहा उठी और उठकर सिद्दीकी साहब के दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। सानिया ने इशारों में बहुत मना किया, लेकिन वो भी ढीठों की सरदार थी। सानिया जानती थी कि इसके डैड ने साहिर के बारे में बात करने के लिए हमजा को बुलाया है, इसलिए इसकी बेचैनी भी अरूज पर थी और वो अपनी बेचैनी कम करने को टहलने लगी, लेकिन ध्यान सारा सिद्दीकी साहब के कमरे की तरफ था। देखो हमजा बेटा, फरहान साहब फिर से सानिया का रिश्ता लेकर आए थे और इसी तरह उन्होंने तमाम बात हमजा को सुना दी तो हमजा भी सोच में पड़ गया। बेटा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए तुमसे मशवरा लेना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है। जबकि अनाया जानती थी कि सानिया साहिर से कितनी मोहब्बत करती है, इसलिए इसने चुपके से हमजा का हाथ दबाया, जो कि इशारा था कि हाँ कर दे। लेकिन हमजा ने घूर कर अनाया को देखा और गला खनकार कर सिद्दीकी साहब को मुतवज्जह किया। देखिए अंकल, अगर साहिर की तरफ देखा जाए तो वो कितना काबिल और बेहतरीन शख्स है, ये हम जानते हैं। और रही फरहान साहब की बात, तो साहिर को गोली लगने पर इनका सारा तंतना झाग की तरह बैठ गया है। रही बात इरहा की, तो जब इरहा की अपनी रजामंदी शामिल है इस रिश्ते में, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी तरफ से सानिया को कोई मसला होगा, और वैसे भी वो दिल की साफ लड़की है। ये बोलकर हमजा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और अनाया ने अपने नाखूनों से इसका हाथ जख्मी कर दिया। और साहिर सानिया से मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ख़बर मेरे तक भी पहुंची थी कि फरहान साहब अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ इसकी मंगनी करना चाहते थे, पर इसने साफ इनकार कर दिया। इसलिए मुझे लगता है हर लिहाज से ये रिश्ता बेहतर है सानिया के लिए, इसलिए आप इनको मस्बत जवाब दे दें। सब तय करने के बाद सिद्दीकी साहब और आसिया बेगम कमरे से बाहर निकल गए तो अनाया भी जाने लगी, पर हमजा ने रोक लिया और अपना हाथ दिखाया, जिसकी पुष्ट पर नाखूनों के निशान थे और इनमें से हल्का हल्का खून निकल रहा था। अपना तशद्दुद देख रही हो? हाँ, तो जब उसकी वकालत करोगे तो इससे भी ज़्यादा तशद्दुद करूँगी। आए बड़े साफ दिल की, जानते नहीं कि ज़बान की कितनी कड़वी है। अनाया ने हमजा का वो हाथ पकड़ा, इसकी पूंछ पर बोसा दिया जैसे कि ज़ख्मों पर मरहम रखा हो, और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और हमजा मुस्कुराने लगा। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए खुदा।